बानो कुद्सिया की कहानी। पिया नाम का दिया। न जाने कब से कैसर की बुनियादों में पानी पड़ रहा था। देखने में तो वो बड़ा तनुमंद दरख्त नजर आता था, लेकिन अंदर से मिट्टी पोली हो गई थी और खोचली जड़ों का मरकज़ शकल बिगड़ चुका था। दरख्त बज़ाहिर सर्फ कद था, पर टहनियों को अंदर ही अंदर ये प्याम मिल गया था कि किसी लम्हे भी दरख्त का तना त्योरा कर नई कोपलों समेत ज़मीन पर गिर सकता है। पिया कुछ ऐसी गजाल चश्म न थी, दराज कद भी नजर न आती, रंगत भी उन्नाबी शहाबी न थी, लेकिन बरसनहार बादलों की तरह उसका वजूद बड़े वादों के साथ भरा हुआ था। वो कब बरसेगी, में मुसलसल होगा कि किनमिन किनमिन झड़ी लगेगी, खुश्क साली से चटके हुए बंजर इलाके पर शीतल फुहार बनकर गिरेगी कि ठहरे तालाब पर अनगिनत भंवरों की शक्ल में जज्ब हो जाएगी। जिस रोज पहली बार कैसर के दिल को खोच लगी, वो एक फैशनेबल बेकरी में खड़ा था। सामान वो ज्यादा बनवा चुका था और पैसे उसकी मामा ने कम दिए थे। केक पेस्ट्री के डब्बों पर नजर डालकर जब राजदारी से वो अपने बटुए के परत खोलने लगा, तो उस वक्त पिया शीशे का वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई जिसकी बाहर वाली तरफ पुश लिखा था। अचानक खिड़की खुल जाने पर हवा के झोंके से जैसे मुंह से एक आह सी निकलती है, ऐसे ही कैसर के होठों से बड़ी हल्की, बड़ी नामालूम सी सीटी नजराने के तौर पर निकली। पिया के लिए कैसर बिजली का एक खंभा था जिसमें अचानक शाम ढले बत्ती जल गई थी। वो लापरवाही से आगे बढ़ी, काउंटर पर एक कोहनी टिकाकर अपना चेहरा हाथ के पियाले में धरा, एक पाँव जमीन पर जमाया और दूसरे पाँव के पंजे को पीछे खड़ा करके हिलाती हुई बोली, क्रीम पफ हैं? जी, किस कदर? क्वार्टर पाउंड। कैसर 5-5, 10-10 रुपए के नोट और रेजगारी जमा करता रहा। फिर उसने ब्लैक फॉरेस्ट केक वापस कर दिया क्योंकि सामान उसने ज्यादा पैक करवा लिया था और पैसे मामा ने कम दिए थे। इस सारी कार्रवाई के दौरान वो नीम झुकी मुंदी मुंदी सी आंखों से पिया को देखता रहा। पिया ने शॉकिंग पिंक रंग का लिबादा नुमा कुछ कमीज, कुछ फ्रॉक, कुछ स्कर्ट सा पहन रखा था। लंबी हील वाली काली कोट शूज के अंदर शॉकिंग पिंक जुराबों में धागे उखड़ जाने की वजह से लंबी उधड़न सी बन गई थी। कंधों पर दुपट्टा न था। मेहंदी रंगे सियाह बालों में अंगारा सी चमक अलबत्ता जरूर थी। जब पिया क्रीम पफ लेकर और कैसर 4 डब्बे उठाए बेकरी से निकले, तो कैसर ने पुश वाला दरवाज़ा खोला, पिया के गुजरने का इंतज़ार किया। पिया ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा और सीढ़ियाँ उतर गई। इसके बाद वो अपनी अपनी कार में सवार होकर गाड़ियाँ बैक करने लगे, क्योंकि सामने सड़क के ऐन वस्त में कोई हिरसा हिरसी का मारा अपनी सफ़ेद गाड़ी पार्क कर गया था। कार बैक करते हुए कैसर ने पिया की गाड़ी का मॉडल, कार का नंबर और गर्दन मुड़ी जायदुल वस्फ लड़की को देखा। मेन सड़क पर पहुंचते पहुंचते स्टीयरिंग को फिराने वाले कैसर के हाथ भीग चुके थे। विंड स्क्रीन के सामने लगे हुए शीशे में अब पिया की कार नजर न आती थी क्योंकि वो पिछले मोड़ पर ही मुड़ गई थी। अब अनगिनत कारों के बावजूद कैसर को सड़क खाली खाली नजर आई। दिल ही दिल में कैसर ने सोचा, इन लड़कियों में जाने खुदा ने क्या खूबी रखी है, जब भी ये चाहें मौसम बदल सकती हैं। सर्दियों में लू चलने लगे और गर्मियों में बर्फ खाने जैसी सर्दी महसूस हो। अंधेरी रात जगमगा उठे और पूरनमाशी की रात अंधी हो जाए। वो कार चलाता हुआ सोच रहा था कि इस कमजोर जिन्स को बनाने वाले ने बड़ा ही ताकतवर बनाया था। दूर बैठी औरत मर्द को ऐसे खींच सकती है जैसे लोहे चून को मकनातीस। कुछ अपने आप से नाखुश और कुछ ऊपर वाले से गिला गुजार कर वो घर में दाखिल हुआ। इतनी देर लगा देते हो कक्कू, कुछ ख्याल नहीं है तुम्हें? ए लेवल इम्तिहान ऐसे तो नहीं दे दोगे? सब तुम्हारी शिकायत करते हैं, बड़ा टाइम वेस्ट करना आता है तुम्हें। पेस्ट्री पेटीज के डब्बे उसने खामोशी से मामा को पकड़ा दिए। जब से वो शेव करने लगा था उसके ताल्लुकात मामा से उखड़ गए थे। कभी दोस्तों के सामने मामा मिठार मिठार कर बातें करने लगती, कभी 5-10 मेहमानों के सामने शेम शेम वाली गुफ्तगू के साथ उसका दिल छलनी कर देती। जब वो दिल लगाकर पढ़ता तब बहुत झिड़कियाँ पड़ती। जब पढ़ना छोड़कर स्क्वैश खेलना शुरू कर देता तो मामा पूरी दिलदारियों के साथ उसे अपने आप से बांध लेती। इस झकझकोरी की लंबी दास्तानें अब्बू तक पहुंची। मामा घंटों अपनी सहेलियों के साथ कक्कू को डिस्कस करती, रोती, कस्में खाती, अपने बाल नोचती। मामा को कहीं अंदर यकीन हो चुका था कि उसका कक्कू नालायक है, वो अपने बाप की तरह कभी जिंदगी बना नहीं सकता और जो ऊंचा टारगेट मामा ने कैसर के लिए दिल में सोच रखा था उस तक पहुंच नहीं सकता। पिया को बेकरी की दुकान पर देखने के बाद कैसर अपने वजूद की झड़न के साथ घर में दाखिल हुआ, क्योंकि सारा वजूद तो वो पिया को नजराना दे आया था। शायद ये खपत आधे घंटे के बाद वीसीआर पर कोई फिल्म देखते हुए ख़त्म हो जाता,
लेकिन कभी कभी वाक़यात खुद ही संगीन शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वो मुज़महिल सा नंगे पाँव कालीन पर फिर रहा था। उसके कानों में मामा की आवाज़ थी जब फ़ोन की घंटी बजी। उसने कॉर्डलेस उठाया तो उस पर 2 सहेलियां आपस में गुफ्तगू कर रही थी। पिया कह रही थी, हाय पता है आंटी मेरे लिए शॉकिंग पिंक स्टॉकिंग्स लाई थी। एक तो सिली आज ही फट भी गया, मैंने बेकरी में नोट किया था। हाँ बाबा गई थी क्रीम पफ लेने। उन दोनों लड़कियों की क्रॉस टॉक पर अगर कैसर गुजारा कर लेता तो शायद आफियत गुजरती, लेकिन वो तो बीच में कूद पड़ा और आग जिसको वो समझता था कि सर्द पड़ जाएगी और भड़की। अब पिया और वो टेलीफोनी दोस्त बन गए। पहले पहल तो पिया की तरफ से फ़ोन आने लगा। वो बड़ी मिन्नतों समाजतों से नंबर पूछता, लेकिन कच रफ्तार ने कभी अपना नंबर ना बताया। हमेशा यही कहती, भाई मैं खुद फ़ोन करूँगी। उन दिनों सारा वक्त कैसर का दिल फ़ोन की घंटी के साथ बंधा रहता। कहाँ तो घंटी बजती रहती लेकिन वो करीब ना भटकता और मामा गुस्ल खाने से चिल्लाती, भाई कक्कू फ़ोन क्यों नहीं देखते। वो फिर भी फ़ोन की तरफ ना बढ़ता और अब कॉर्डलेस ही उसके कमरे में रहने लगा। हत्ता के नहाते वक्त भी फ़ोन उसके साथ जाता। उसकी ख्वाहिश होती कि पिया रात को फ़ोन करे, लेकिन पिया कहती, कक्कू मैं रात को कैसे फ़ोन कर सकती हूँ, अम्मी मुझे जान से मार डालेंगी। अच्छा रात को 1 बजे, तुम्हें पता है मेरे पास एक दिया है, मैंने उसका नाम पिया रखा है। मैं रात को पूरे 1 बजे उसे टेलीफोन के पास रखकर जलाता हूँ। जब तक वो जलता है मैं जीता रहता हूँ। जब वो बुझने लगता है तो मैं इंतज़ार नहीं करता, सिर्फ जीना बंद कर देता हूँ। हाय नहीं, मैं बाजी के कमरे में सोती हूँ, मैं रात को फ़ोन नहीं कर सकती। चलो आज रात सिर्फ एक बार। होते हवाते रात के पिछले पहर लंबे लंबे फ़ोन होने लगे। आवाज़ दोनों की प्यारी थी और दोनों यही चाहते थे कि तारीफ उस आवाज़ की होती रहे। हौले हौले उन फ़ोन कॉल्स की बदौलत वो एक दूसरे के यूं वाकिफ़ बन गए जैसे मुद्दतों साथ रहे हों। ना तो पिया का इरादा कैसर से मिलने का था और न शदीद ख्वाहिश के बावजूद कैसर पिया को मुलाकातों पर मजबूर करना चाहता था। अपर क्लास के नौजवानों की तरह कैसर में भी डंक नहीं था। वो सांप बिच्छू बरैया सब कुछ था, लेकिन उसमें काटने खोखियाने धौल धप्पा मारने की सलाहियत न थी। अंग्रेज़ी ज़बान और मैनर्स ने उसकी बोलचाल में एक लाचारी सी पैदा कर दी थी। मामा के साथ सुबह शाम लाजवाब कर देने वाली बहसों ने उसमें गीली लकड़ी का सुलगाव पैदा कर दिया था। जिस कदर ए लेवल की पढ़ाई जानलेवा थी, उसी कदर वो अपने आप को इस मेहनत का नाअहल पाता था। वो अंदर ही अंदर कहीं शायर था, आशिक था, नाकाम इंसान था। वो अपनी माँ की आरजुओं को समझता ज़रूर था, लेकिन दुनियावी तौर पर कामयाब होने की उसमें सलाहियत न थी। इकलौता होने की वजह से वो मामा का कमर तकिया था और वो जानता था कि अगर दुनियावी तरक्की के जीने पर न पहुंच सका तो मामा खड़ी खिलौती मर जाएगी, लेकिन गले पड़े का सौदा वो न कर सकता था। इसीलिए अब वो पढ़ने बैठता तो कॉपियों पर खूबसूरत कटे बालों वाली लड़कियों की तस्वीरें बनाता रहता था, जिन्होंने शॉकिंग पिंक स्टॉकिंग्स पहन रखी होती थीं। ये तस्वीरें गूंगी थीं, लेकिन कैसर उनकी ज़बान समझता और बोलता था। खिड़की में खड़े खड़े हवाई जहाज़ों को देखने के बहाने वो एक आवाज़ के गिर्द बड़े बड़े ख्वाब बुनता रहता। उसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी और आंखों में खुमार उतर आता। यही दिन थे जब वो खुद कलामी का शिकार हुआ। हर वक्त उसके अंदर बैठी हुई शॉकिंग पिंक लड़की बातें करती रहती। वो तार तोड़ देता तो फिर फ़ोन की घंटी बजने लगती और वो तमाम सवाल असरे नौ पूछे जाते जिनका जवाब दोनों जानिब अजबर हो चुका था। लेकिन पिया की एहतियात और कैसर की शराफत के बावजूद वो दोनों एक दिन फिर सरे बाजार मिल गए। पिया आइसक्रीम के इंतज़ार में थी और कैसर मामा के लिए कुछ दवाएं खरीद कर दुकान से बाहर निकल रहा था। पहली ही नज़र में दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। अपनी अपनी तरबियत की वजह से उन्होंने उस हादसे को मामूली साबित करने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर कैसर को लगा जैसे जश्न ताजपोशी में उसे तख्त पर बिठाया जा रहा है। पिया ब्लश नहीं करना चाहती थी, कैसर हकलाने के मूड में न था। इसलिए पिया मुंह परे करके कोन खाती रही और कैसर दुकानों के बोर्ड पढ़ता हुआ मौसम के मुतालिक बातें करता रहा। दोनों के कदम गुलबर्ग के उस बाजार में मीखे गए। पिया दिल में हैरान थी कि वो जिसे मामूली टेलीफोन दोस्ती समझती रही, वो तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज वो नहीं जानती। कैसर सोच रहा था कि लड़कियों के कदम लेने में जो जिल्लत वो समझा करता था, जिल्लत का वही एहसास तो असल जिंदगी है। सिपाही अनगिनत बार ट्रैफिक के इशारे बदल चुका था, लेकिन वो अपनी अपनी कार की चाबियां हाथ में लिए वहीं खड़े थे। कैसर ने कनखियों से पिया की जानिब देखकर सोचा कि शक्ल तो इस लड़की की बड़ी मामूली है, थ्रेडिंग की वजह से जल्द भी खराब हो चुकी है, फिर मैं यहाँ क्यों इस जालिम मजलूम नुमा के हुजूर खड़ा हूँ।
पिया सोच रही थी कि अगर अभी कॉलेज की कोई दोस्त आ गई और मुझे कैसर का तारुफ कराना पड़ा तो क्या बात सेफ रह सकेगी। उन दोनों ने अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश की। वो एक कार में एक समत पर तो जा सकते थे, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ समतों का सफ़र उनके लिए काबिल कबूल न था। फिर पता नहीं कौन सी कुव्वत थी, कैसी हल्लाशेरी थी, एक दूसरे के कुर्ब की कैसी प्यास थी जो उन दोनों को रेस्टोरेंट के अंदर ले गई। आमने सामने बैठकर बातें करते बड़ा वक्त गुजर गया। न उन दोनों में से किसी ने सामने धरे कोक को हाथ लगाया, न बर्गर खाया, और दवाइयों में से बचे पैसे काउंटर पर अदा करके कैसर घर आ गया। कहते हैं पहले पहल सैलाब महज उंगली भर सुराख करता है, फिर सीसा पिलाई दीवार भी काम नहीं आती। अगर किसी तरह ये मुलाकात ही ना हुई होती तो शायद कुछ बच बचाव हो जाता, लेकिन अब भूसे में तेल डालकर जलती तीली दिखाई जा चुकी थी। मुलाकातें होने लगी। कैसर प्राइवेट तौर पर ए लेवल का इम्तिहान दे रहा था। पिया 3rd ईयर में थी। वो अकेला ट्यूशन पढ़ने जाता था। पिया तन्हा कॉलेज के लिए रवाना होती थी। कुछ लोग शायद ये समझें कि अगर वो दोनों तन्हा बाहर ना निकलते तो शायद मामला कुछ और होता। उन दोनों को अगर मिलने मिलाने ना भी दिया जाता तो भी दोनों तरफ तिराह तिराह होती। मामा भी आखिर एक मंसूबा रखती थी। उसे भी अपने वाहिद कमर तकिए को किसी ऊंची मंजिल पर पहुंचाना था। एक रोज ट्यूशन पर जाते हुए कैसर को मामा ने पकड़ लिया। कक्कू ठहरो। जी मामा। मुझे जो बताओगे सच बताना। जी मामा। तुम सैयद आसिफ अली की बेटी से मिलते रहे हो मेरी इजाजत के बगैर? किसी ने कैसर पर तिरपाल डालकर उस पर रस्सी बांध दी। उसका दम घुटने लगा। तुम्हें पता है उनका स्टेटस क्या है? तुम्हें मालूम है तुम्हारे जैसे लड़कों को उनका बाप चपरासी भी न रखे। पहली बार उसके कानों में अपनी असीरी की असल हालत खुली। हमें क्या एतराज हो सकता है अगर वो लोग मान जाएं, लेकिन उन लोगों को मनाने के लिए कुछ होना चाहिए, बनना पड़ेगा। तुम्हारा ख्याल है एक ए लेवल की तैयारी करने वाले लड़के से वो अपनी बेटी ब्याह देंगे? तुम आम जिंदगी में एक बड़े अफसर के बेटे हो, लेकिन कक्कू वो लैंडलॉर्ड है, कारखानेदार है। किस मुसीबत में फंस गए हो तुम? तवज्जो से पढ़ाई करो। कैसर ने जवाब देना चाहा, कुछ अपनी सफाई में, कुछ पिया की सच्चाई में, लेकिन उस वक्त मामा ने कोने में पड़ा हुआ रैकेट इतनी जोर से सोफे के बाजू पर मारा कि रैकेट के ऐन दरमियान में पटाखे की आवाज आई और जाली वाला हिस्सा लटक गया। तुम्हें क्या पता, अमीरजादियों के पास तुम्हारे जैसे खिलौने बहुत। मारी तो मैं जाऊंगी, जिसका एक ही बेटा है। मारी तो मैं जाऊंगी कैसर। मामा सर के बाल नोचती, हलक से ऊंट जैसी आवाजें निकालती सीढ़ियां चढ़ गई। पहली बार उसकी मोहब्बत के शगुफे ने दुनिया की हवा चखी। अब तक वो अंदर कहीं किसी अंधेरे में मनी प्लांट की तरह पल रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि पिया को पाने तक लंबी मसाफत कैसे तय होगी, जबकि पढ़ाई का सफ़र वो तय कर ही नहीं सकता था। वो तो सारा दिन पिया के नाखूनों, उसके हाथ की लकीरों को देखता रहता है। कान की लौ पर बैठे हुए टॉप्स उसकी निगाह से ओझल नहीं होते। हंसते समय सामने वाले दोनों दांतों के हल्के से शिगाफ में से जो खुशदिली मुस्कुराती है, वही उसके ताक़ुब में सुबह शाम रहती थी। ये नहीं कि वो ट्यूशन पढ़ने नहीं जाता था, ये नहीं कि वो पहरों दरवाज़ा बंद करके किताबें खोले हरूफ की चीटा मेटी नहीं देखता था। पर कुछ लोग अंदर ही अंदर आशिक होते हैं, कैफियतों में रहते हैं, दुनिया के एतबार से नाकाम इंसान होते हैं। जिस रोज़ मामा ने स्क्वैश का रैकेट तोड़कर अपने सर के बाल नोचे, उस दिन के बाद से कैसर खौफजदा हो गया। वो पिया से मिलने पर पढ़ाई को तरजीह देने लगा। उसने टेलीफोन की घंटी भी सुनने से कई बार दिल में इनकार किया, लेकिन अंदर इतनी चौमुखी लड़ाई लड़ने के बावजूद जो चीज़ उसे काट रही थी वो यही थी कि आखिर इस मोहब्बत में जलने भस्म होने का फ़ायदा वो भला सैयद आसिफ अली की बेटी को क्या दे सकता था। मोहब्बत का मनी प्लांट दुनिया की धूप कब तक बर्दाश्त कर सकता है। वो अजीब मखमसे में फंसा रहता। दिल पर मोहब्बत की बालादस्ती थी, पढ़ाई पर मामा का राज चलता था। बाप से वो यूं ही चार करने का आदी न था। कभी 8-8 घंटे पढ़ता था, कभी 3-3 दिन किताब को हाथ न लगाता। हर बार नया टाइम टेबल बनता, नई कस्में खाई जाती, लेकिन प्रोग्राम पर अमल करना उसके बस की बात न थी। उन्हीं दिनों जब वो अपने भावे पिया नामी ब्राउन लड़की को भुला चुका था, वो उसे अचानक फाइन वीडियो शॉप में मिल गई। पिया काउंटर पर खड़ी कोहनी रखे, हाथ के प्याले में चेहरा जमाए, एक पाँव फर्श पर जमाकर दूसरा पैर पंजे पर उठाए खड़ी थी। जब कैसर कुछ फिल्में वापस करने वीडियो शॉप में दाखिल हुआ, हाय तुम अपने आप को समझते क्या हो? पिया ने सारे अबरू चढ़ाकर पूछा। मैं? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे जैसे लड़के के मुंह पर थूकती भी नहीं। इसके बाद कैसर उसे कोहनी से पकड़कर घसीटता हुआ दुकान के बाहर ले गया। वो दोनों पिया की कार के पास पहुंचे। पिया ने कई बार कार स्टार्ट की, लेकिन कैसर ने कार में से उतरने से इनकार कर दिया।
कैसर ने बहुत मिन्नतें करके पिया को मनाने की कोशिश की, लेकिन पिया ने मन जाने पर आमादगी जाहिर न की। जब दोनों तरफ से बहुत गर्मी सर्दी हो गई तो आखिर पिया ने कहा, चलो घर चलो, एक बार ये टंटा भी खत्म हो, किसी तरह तुम शक्ल दिखाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। कैसर के गुब्बारे में से सारी गैस निकल गई। वो कार में से निकलकर ड्राइवर वाले दरवाजे की तरफ आ गया और दोनों हाथ पिया के कंधों पर रखकर बोला, नहीं पिया, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, सॉरी। क्यों? माना मेरे अब्बू बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। बंगला सरकारी है, कार सरकारी है, और मैं अभी ए लेवल का इम्तिहान भी नहीं दे पाया। मैं इंतज़ार कर लूँगी कैसर। कितना इंतज़ार? कितने साल? कब तक? जब तक तुम कहो। पिया के होठों पर आंसुओं की आमद के आसार थे। मेरी माँ मुझे कुछ बनाना चाहती है, मैं कुछ बन नहीं सकता पिया। चलो मैं गुजारा कर लूँगी कक्कू। गुजारा करना इतना आसान भी नहीं होता पिया, और फिर मैं क्यों तुम्हें वो तकलीफ दूं जिनका अभी तुम्हें ठीक से इल्म भी नहीं है। और कुछ ना हुआ कक्कू तो हम ज़मीनों पर चले जाएंगे। मेरी ज़मीन हम दोनों के लिए काफ़ी है। नहीं पिया, मैं अम्मी के सिवा किसी से पॉकेट मनी नहीं ले सकता। तुम्हें मालूम है कि अम्मी मेरी शादी कर देंगी। तुम मेरे साथ चलो, बाकी मैं संभाल लूँगी कैसर। सब मेरी ज़बान से डरते हैं, तुम चलो तो सही। सब जानते हैं जो मैं चाहती हूँ करके रहती हूँ। नहीं, ओह जाने दो, मुझे पहले ही पता था। मेरा दिल कहता था कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। मुझे पता था, जानती थी मैं, कई लड़कियों के साथ तुम्हारे अफेयर होंगे। अपनी बेल्ट में एक और छेद डाल लेना कैसर, एक और होल। बिजली के खंभे का बल्ब फ्यूज हो गया और वो अपनी जगह से हिल न सका। पिया के चेहरे पर पता नहीं कब के रुके हुए आंसू बहने लगे। उसने धक्के से गाड़ी को स्टार्ट किया और मोड़ काट गई। पढ़ने का जो ताज़ा ताज़ा अहद उसने किया था वो उसी कार के साथ रवाना हो गया। अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ते वक्त कैसर को इल्म न था कि इतनी बड़ी बात भी हो सकती है। वो समझता था कि पिया के घर वालों ने उसे डराने धमकाने के लिए अस्पताल में तलब किया है। भला पिया, जिसके दरमियानी दो दांतों के बीच खुशदिली रहती थी, यूं अपनी जान ले सकती है? लेकिन जिस वक्त वो प्राइवेट कमरे में दाखिल हुआ, कमरे में दबी दबी सिसकियों का शोर था। न जाने पलंग के इर्द गिर्द कौन औरतें थीं, लेकिन जिस लड़की को वो जानता था उसके चेहरे पर चादर थी और पायंती कंबल से एक पाँव बाहर था, जिस पर शॉकिंग पिंक स्टॉकिंग्स थी। कैसर ने दोनों हाथों में उस पाँव को पकड़ लिया। स्लीपिंग पिल्स ने उस जानदार पाँव को भी अबदी नींद सुला दिया था। पता नहीं कब से कैसर की बुनियाद में पानी गिर रहा था। बज़ाहिर तो वो तनुमन दरख्त था, लेकिन अंदर से मिट्टी पोली हो चुकी थी। उसे डर था कि कहीं सबके सामने वो तिवरा कर न गिरे। सरकारी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर खिज़ां दीदा पत्ते गिर रहे थे। कहीं से बरसनहार बादल आसमान पर इकट्ठे हो गए थे और इक्का दुक्का बूंदें भी शीशे पर पड़ने लगी थी। कैसर सोच रहा था कि मैं जो अपनी माँ का कमर तकिया हूँ, इस वाक़े के बाद मैं उस माँ के लिए क्या कर सकूँगा, जबकि मैं पिया के लिए उसके घर तक न जा सका। विंड स्क्रीन उसके आंसुओं से धुंधला रही थी। अंग्रेजी ज़बान और मैनर्स ने उसमें एक लाचारी पैदा कर दी थी। मामा की झिड़कियां सह सहकर वो बुज़दिल हो चुका था। प्राइवेट क्लिनिक से बड़ी दूर आकर उसने ग्लू बक्स के ऊपर धरे हुए अपने बाप के सिगरेट केस को खोला। पहला सिगरेट सुलगाया और सोचा, भला मैं पिया के लिए कर भी क्या सकता हूँ, जबकि मैं तो इतना भी नहीं जानता कि पिया का असली नाम क्या है।